हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन क्लास बीसीसी नॉलेज हब में। और हम आज पढ़ेंगे समकालीन भारत भाग 2 कक्षा 10, जिसमें होगा हमारा अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। प्रारंभ करते हैं लेसन 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम अपने प्रतिदिन अपने रोज़ाना के दिनों में प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं और जबकि कुछ अन्य चीज़ें की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुँच जाती। मतलब जहाँ वो बनती है और जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वो अपने आप नहीं पहुँच पाती। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। मतलब किसी ऐसे चीज की अवस्था होती है जिससे वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जा सके। कुछ व्यक्ति उसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। और कुछ जो व्यक्ति उन्हीं उत्पाद को परिवहन, मतलब जो परिवहन ऐसी चीज़ जो किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है, जैसे गाड़ियाँ हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। जो व्यक्ति उत्पाद के परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उपभोक्ताओं जो उसको उपभोग करता है, जो उसका उपभोग करता है, यूज़ करता है, उसके पास से पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहते हैं। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमारे पास परिवहन भी होना चाहिए। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर किया जाता है: स्थल जमीन पर, जल पानी में तथा वायु हवा में। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब परिवहन के साधन देखिए। स्थल के लिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन द्वारा भी परिवहन होता है। ठीक है। जल के लिए आंतरिक जल परिवहन, जो नदियाँ हो गई, और समुद्री परिवहन। वायु परिवहन, घरेलू विमान सेवा, सार्वजनिक परिवहन, निजी विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। भी ये सब आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन परिवहन के लिए यही 3 साधन है: स्थल है, जल है, वायु है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। मतलब उसका क्षेत्र जो था सीमित था, क्योंकि तब हमारे पास परिवहन की बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार एवं परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। जैसे जैसे वैज्ञानिकरण हुआ है, प्रौद्योगिकीकरण हुआ है, धीरे धीरे परिवहन का भी क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हुआ है। सक्षम व तीव्र गति होने वाले परिवहन से बहुत अच्छा और बहुत तीव्र गति से होने वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है ना। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास से की सहायता से ही संभव हो सका है। मतलब बातचीत एक देश से दूसरे देश से, ठीक है, संचार के माध्यम से। उसी के कारण क्या हुआ है, परिवहन जो है विकसित हुआ है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्र में सुचारू रूप से जुड़ा है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था के जीवन शक्ति दी है। मतलब एकदम बेस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहुत ऊंचे लेवल तक व्यापार ने अर्थव्यवस्था के जीवन को शक्ति दी है। हमारे
इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है, बहुत बड़ा किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। मतलब हमें हमें ऐसे ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे हमारा जीवन जो है वो आरामदायक हो गया है। ठीक है, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधनों हमारे देश और किसी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। मतलब कि आप पढ़ेंगे कि संचार तथा परिवहन किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन घना और सक्षम परिवहन का जाल जो है, बहुत ज़्यादा जो घना जाल है, तो संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार तो पूर्ण अपेक्षित है। मतलब पहले से ही जाने जाते हैं जितने भी रास्ते हैं। अब प्रारंभ करते हैं परिवहन ट्रांसपोर्ट, जिसमें पहला है स्थल परिवहन, जमीन पे जो परिवहन था, स्थल जमीन पे, भूमि पे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। सड़क परिवहन कब प्रारंभ होता है? रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। सुविधाजनक इसलिए है कि सड़क परिवहन बहुत सस्ता होता है और फिर उसके बाद ये मतलब पूरा घर तक एकदम आसानी से या नज़दीक या पास के लिए भी बहुत सुविधाजनक होता है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व निम्न कारणों से, मतलब किस कारण से सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन से अच्छा है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है, मतलब बहुत कम पैसे में ये बन जाता है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भू भागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। मतलब जहाँ बहुत ऊबड़ खाबड़ है, मतलब पहाड़ी एरिया है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पे आसानी से सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जबकि रेल की पटरी वहाँ पे आसानी से नहीं बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं आसानी से। और अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन के लिए, जहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए, व्यक्तियों के लिए, कम व्यक्तियों के लिए, कम दूरी के लिए भी और कम वस्तु के परिवहन के लिए सड़क बहुत अच्छी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब पूरा सड़क देखो, जिसका मतलब घर तक सड़क पूरा पहुंचा देता है। जबकि स्टेशन के लिए हमें रेलवे से हमें स्टेशन तक जाना पड़ता है, तब हम कहीं पहुँचते हैं, हमें बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यह घर घर सेवाएँ उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत में भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु पथों को जोड़ती है। मतलब जितना भी काम हम, जितने भी परिवहन का हम यूज़ करेंगे, वो सभी परिवहन का यूज़ करने के लिए हमें सड़क परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को मानचित्र देखें तथा उन सड़कों का महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं हम आपको बता देंगे, लेकिन पीछे मानचित्र में दिया गया है आपके, जिसको आप मानचित्र में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज की जो कुल लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। ऐसी कुल लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। 4 राज्यों को जोड़ने वाली ये स्वर्णिम चतुर्भुज, इसलिए इसे चतुर्भुज कहा गया है, प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से ऊपर श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूरब पश्चिम गलियारा है जो सिलचर असम से पूरब पश्चिम पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है,
पश्चिम में पोरबंदर से असम को असम मतलब पूरब की तरफ है, असम से पश्चिम गुजरात पोरबंदर में जोड़ता है। अब महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। मतलब जो ये बना हुआ है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो बना हुआ है वो दो राज्यों की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिग्रहण क्षेत्र में है। मतलब उनका भी जो भी जिम्मेदारी उनकी है NHAI के पास है। अब आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, देश के बहुत दूर दूर के भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, सड़क तंत्र जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। मतलब ये पूरे भारत में पूरे उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण से चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, जिसमें दिल्ली व अमृतसर के मध्य एक ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, जिसे सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनवाया था इस दिल्ली से अमृतसर मार्ग को। अब आते हैं राज्य राजमार्ग। तीसरा, राज्यों की राजधानियों को, राज्य की जितनी भी राजधानियां होती हैं उनको जिला के मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़कों को राज्य राजमार्ग कहते हैं, राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। इसका इसका निर्माण विभाग है कौन सा, PWD होता है। और जो इसकी जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। मतलब इसकी रखरखाव की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अब आते हैं जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती। मतलब जिले में जितने भी प्रशासनिक केंद्र हैं उसको ये जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी जिला परिषद का है। मतलब इनके रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, जिला परिषद की है। अब आते हैं अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहरों से जोड़ती। मतलब ऐसी सड़कें जो गांव और शहरों के बीच ही खड़ी होती, जो गांव और शहर को जोड़ने का काम करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। मतलब ये परियोजना इसलिए ही चलाई गई थी कि सभी गाँव को शहरों से जोड़ा जाए सड़कों के माध्यम से। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों व सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकती है उनसे जोड़ना था। सीमांत सड़कें सीमा के आसपास उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और जो यह संगठन है वह 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर पूर्वी पूरब पश्चिम उत्तर ऊपर की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ क्षेत्रों में सामाजिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। ठीक है, इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। जहां दुर्गम क्षेत्र था, जहां लोग आ जा नहीं सकते थे या जहां ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, वहां पे ट्रांसपोर्ट की क्षमता जो है बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। और सड़क बनने से जो वहाँ के क्षेत्र थे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, वहाँ के क्षेत्र का जो आर्थिक विकास हुआ वो भी बहुत मजबूत हुआ। और सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो प्रकार की सड़कों में, पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये 12 मासी सड़कें होती है। मतलब 12 महीने साल के 12 मास चलती रहती है। लेकिन कच्ची सड़कें जो है वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है पानी के कारण यहाँ जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो कच्ची सड़कें होती है अनुपयोगी हो जाती है। अब आते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। अब भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है भारतीय रेल व्यवस्था।
ठीक है। रेल परिवहन अनेक कार्य में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण करना, घूमना, तीर्थ यात्रा पे जाना व लंबी दूरी तक सामानों का परिवहन करना लंबी दूरी तक। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। मतलब पिछले 150 वर्षों से इसका यूज जो हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। अब भारतीय रेल परिवहन देश की सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई, जो 34 किलोमीटर दूरी तय करती है भारत में। लेकिन विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। अब भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना जो थी 1905 में की गई थी। और जो देश में रेल परिवहन का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो उनका बंटवारा हुआ है रेल परिवहन का, उसके कारण जो है भू आकृति है। भारतीय भू आकृति पर डिपेंड करता है, आर्थिक व प्रशासनिक कारण पर डिपेंड करता है। उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या जनसंख्या अधिक है, कम कितनी अधिक है, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों विकास के वृद्धि सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। मतलब जहाँ जहाँ नदी के जाल थे, जहाँ जहाँ नदियाँ गई थी, वहाँ पे रेल मार्गों को ले जाने के लिए पुलों का प्रयोग किया गया। मतलब बांधा थी ना, लेकिन बांधा को दूर किया गया, ठीक है। और रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्च विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी कर रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है, क्योंकि वहाँ दलदली एरिया है और बहुत ज़्यादा पहाड़ियों, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगल है। जंगल को काटना भी एक तरीके से बहुत गलत काम है, ठीक है, जिससे वातावरण पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सह्याद्री तथा उससे संलग्न क्षेत्रों में भी घाट के दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं या पठार है, तो वहाँ पे भी रेल की पटरियाँ बिछाना, रेल की पटरियाँ लेके जाना तो बहुत मुश्किल काम था। तो वहाँ पे दर्रा बनाया गया, पहाड़ों काट कर दर्रा बनाया गया, जिसके अंदर से रेल को ले जाना वहाँ संभव हुआ। और फिर उसके बाद कुछ वर्ष पहले भारत में के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ, पूरा पश्चिम की तरफ, पश्चिम का जो तट है, मुंबई, गोवा, इधर के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन की सुविधाजनक बनाया। मतलब वहाँ से लोगों को आने या ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाया। क्या सुविधाजनक बनाया? रेलवे। यद्यपि यह असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे, और उसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंस जाना। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। रेल परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है लंबी दूरी के सफ़र करने के लिए, भारी माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक लेते, जंजीर खींचे क्या करते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है, जिससे रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान होता है और समय का भी नुकसान होता है। ठीक है, जरा सोचिए हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। यार कौन कौन सी चीज़ें, जंजीर को ना खींचना, ठीक है, रेलवे की चोरी ना करना, टिकट लेना, अपना सहयोग देना। मतलब जितना ज़्यादा अपना सहयोग देंगे उतना ज़्यादा हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदा होगा। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइपलाइन, लेकिन जिसे हम अपने आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप लोगों को अगर इस लेसन में कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उस पर मैं अपना एक नया वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।